हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई वेलकम यू ऑल टू द ज्ञानम। और आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, कि सरकारों द्वारा राज्यों को दिए गए दिशा निर्देश। ठीक है, सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि इस वर्ड का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का एजेंडा क्या है। हम बहुत बार डिस्कस करते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। संविधान की जो अंतर आत्मा है वो भी आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को ही कहा गया। लेकिन इसमें ऐसा है क्या? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इस शब्द को हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि राज्यों को दिए गए कुछ दिशा निर्देश। जब भी इस देश में कोई पॉलिसी बनती है या कोई भी हम ऐसा वेलफेयर स्कीम लेकर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी कहां से ड्रिवन होती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अगर देश को एक आदर्श देश बनाना है, या देश को हम कहें या राज्यों को कहें कि एक आदर्श राज्य बनाने हैं, तो उसमें क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए? ठीक है, एज अ कंट्री, एज अ पीपल, फॉर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हम लोग क्या क्या सोचते हैं? ठीक है, एक आइडियल स्टेट जिसको हम कहते हैं कि एक सपनों का वंडरलैंड जो इंडिया को हम बनाना चाहते हैं, उसका सारा प्रोस्पेक्ट हमें कहां से मिलता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के थ्रू। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है, इसके बारे में जानकारी है कि डीपीएसपीज है क्या। ठीक है, इसका क्या महत्व हो जाता है संविधान को बनाते हुए, ठीक है, किसी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हुए आज भी, तो उस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मैं चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, आपकी जो फंडामेंटल राइट्स की सीरीज मैंने कवर किया, आप उसको कवर कीजिए। वहां पे एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करवाए, उनको समझिए ताकि आपको और क्लैरिटी आए। और आज के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं एंड इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा टॉपिक है। लास्ट में इसकी कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट वो कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर सम इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट फॉर अचीविंग सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो कहता है कि जब हम किसी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हम स्टेट को ऐसी देते हैं जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि हम कुछ सोशल मतलब सामाजिक तौर पर, और इकोनॉमिक हमारी यानी कि आर्थिक तौर पर, यानी सामाजिक और आर्थिक चीजों का मिश्रण करने के बाद हम कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिससे एक स्टेट का उद्धार हो जाए। स्टेट, अब यहां पर मैंने आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग भी आपको बताया था कि स्टेट का मीनिंग बहुत वाइड है। तो यहां पर हम स्टेट मतलब यहां पर राज्यों की और इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्दर वो आपको कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर पॉजिटिव इन नेचर। पॉजिटिव मतलब ये आगे की तरफ सोच रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने की तरफ। एंड दिस प्रिंसिपल इंक्रीजेस पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट। अब ये कहीं ना कहीं राज्यों को की जो ताकत है, उनके जो काम करने की क्षमता है, फंक्शंस है, उसको आगे की तरफ बढ़ाता है। तो पॉजिटिव नेचर की यानी ग्रोथ की बात कर रहा है, आगे की बात कर रहा है। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एम्स एट अचीविंग ऑफ अ वेलफेयर स्टेट सिक्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब देखो, जब हम सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, ये फंडामेंटल राइट में भी लिखा हुआ है, तो डीपीएसपी में दोबारा लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? हम बार बार इन चीजों को क्यों कवर अप कर रहे हैं? ठीक है, देखो मुद्दा ये है कि किसी भी तरीके से ये चीजें छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई चीज अगर फंडामेंटल राइट में रहेगी तो उसको डीपीएसपी में कवर करो। ठीक है ना, तो तभी तो एक आदर्श देश बनेगा ना, जब हम हर जगह से हर मुद्दे को हर पॉइंट ऑफ व्यू से उठाएंगे, उसको यूज करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे और उसको सहूलियत अनुसार उसको लागू भी करवाएंगे। ठीक है, तो यहां पर वो कह रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो उसको भी हम यहां पर लेकर चलेंगे। ठीक है, फर्दर वो कहता है कि दिस पॉलिसी इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट एंड नो कैन गो टू द कोर्ट फॉर इट्स प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। जहां पर मैंने आपसे बात की थी कि फंडामेंटल राइट आपके जस्टिसेबल हैं, दे हैव बीन सिक्योर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 जुडिशियल रिव्यू मुझे पावर देता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। वहीं डीपीएसपी के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, एनफोर्सेबल नहीं है। येट कोर्ट कैन नॉट, स्टेट एंड कोर्ट कैन नॉट अवॉइड इट। इसको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, कि अगर ये एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्टेट इसको अवॉइड करेगी। स्टेट की बनने वाली हर पॉलिसी आपकी डीपीएसपी के अराउंड ही घूमती है, याद रखिएगा। आप अपने राज्य की कुछ स्कीम्स निकालिए, सेंटर की कुछ स्कीम्स निकालिए और डीपीएसपी का लेक्चर सुनने के बाद उसको कोरिलेट कीजिएगा कि ये कोरिलेट होते हैं या नहीं होते। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से घूम फिर कर दाएं बाएं से हमने वो स्कीम यहीं से उठाई होगी। ठीक है, तो अगर एनफोर्सेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर काम नहीं करना है, काम करना है। आपकी सुप्रीम कोर्ट के केसेस, हाई कोर्ट के केसेस कहते हैं कि नहीं, आप इस केस में आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, येट यू कैन नॉट अवॉइड इट।
लास्ट पॉइंट कहता है कि दिस प्रिंसिपल हैव ग्रेट मोरल वैल्यूज आल्सो इट कॉन्स्टिट्यूट द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर हम कुछ मॉरल वैल्यूज की भी बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसी मॉरल वैल्यूज हैं, ठीक है। और यहां पर इसे संविधान की अंतरात्मा भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार वन लाइनर पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की अंतरात्मा के तौर पर देखा जाता है, तो वो है हमारा डीपीएसपी, ठीक है। क्योंकि सब कुछ इसी पॉलिसीज जो बननी है देश की, वो इसी के आधार पर बननी है, तो जो आधार है वही अंतरात्मा है, ठीक है। अगर सिंपल पूछा गया कि दिल और आत्मा कौन है, तो आर्टिकल नंबर 32 है। लेकिन अगर आपसे अंतरात्मा कंसाइंस की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर आपका डीपीएसपी होगा। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना पेपर में, अदरवाइज ब्लंडर होगा, ठीक है। चलिए जी, आई होप यहां तक पॉइंट्स क्लियर होंगे और आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अब जो बेसिक चीजें वो पता होनी चाहिए कि आपका पार्ट 4 मेंशन करता है डीपीएसपी को। जैसे पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और फर्दर आर्टिकल कहां से कहां तक कवर होते हैं, 36 to 50। कई बार संडे ब्रंच क्वेश्चन यही होते हैं हमारे, सिंपल पूछ लिया डीपीएसपी का कौन सा पार्ट है, डीपीएसपी के आर्टिकल कहां से कहां तक हैं। तो बेसिक से स्टार्ट किया करो हमेशा, ताकि पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके हाथ में रहे। क्वेश्चन में पेपर आए तो वो स्किप नहीं होना चाहिए एक छोटी सी बेवकूफी से, ठीक है। अब देखो इसमें हमें देखना है कि ये किस तरीके की बातें करता है, ठीक है, कि मतलब डीपीएसपी का जो बेस है वो कहां से मिलता है। तो सबसे पहला बेस है मेरा सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स मुझे ये बताते हैं कि यहां पर हमने सामाजिक आधार पर कुछ नियम बनाए हैं, ठीक है, समाज को नजर रखते हुए कि समाज ही हमारे लिए सब कुछ करेगा, तो समाज के अनुसार ही हमें करना है, समाज का उत्थान ही हमारा मेन मोटिव होगा। फिर है हमारे पास लिबरल प्रिंसिपल। लिबरल का मतलब होता है कि हम इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी से भी कनेक्ट करेंगे। और लिबरल मतलब कुछ लोगों को जैसे कहते हैं ना, लिबरल पॉलिसीज है हमारे पास कि थोड़ा सा नरम हो गए हम उन चीजों को लेकर, थोड़ा सा उसमें से लिबरेशन दे दी हमने, ठीक है। फिर है हमारे पास गांधीयन प्रिंसिपल। गांधी जी के क्या क्या सिद्धांत थे, कि गांधी जी किस प्रोस्पेक्ट से सोचते थे, कि गांधी जी का क्या विजन था इस भारत को, देश को लेकर, जिसे जैसे कि हम कहते हैं कि गांधी जी ने राम राज्य का सपना देखा था। तो राम राज्य क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर है इंटरनेशनल प्रिंसिपल, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमने इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट से भी रखी हुई हैं, कि अगर जो चीजें इंटरनेशनल लेवल पर हैं वो इंडिया में भी होनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि हम देश की तरक्की देश के अकॉर्डिंग तो कर रहे हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर पीछे रह जाए, तो हमने इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को भी इसमें काउंट किया है, ठीक है। अब वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। होमवर्क आपका ये होगा इसमें कि आप आर्टिकल्स खुद ढूंढोगे, ठीक है। स्पून फीडिंग का काम नहीं होगा, स्पून फीडिंग नहीं करनी है, हमेशा कोशिश करो कि खुद से पढ़ो। सारा टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा कि आप आर्टिकल वाइज इसको अब समराइज करें, ठीक है। मैं आपको इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू करूंगा, होमवर्क छोड़ूंगा आप लोगों के लिए, एंड आई वांट यू पीपल टू डू योर होमवर्क, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सोशल वाले कौन से हैं, ठीक है। वो कहता है प्रोवाइड एजुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड टू द सिटीजंस। लोगों को आमतौर पर जो बेसिक जिंदगी जीने के लिए कुछ बेसिक चीजें होते हैं वो मुहैया करवाना, ठीक है। बेसिक लाइवलीहुड स्टफ्स, रोटी कपड़ा मकान रोजगार, ये सब कुछ देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। प्रिवेंट कंसंट्रेशन एंड एंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। ये लाइन आपको सोशलिज्म का मीनिंग समझाती है कि किसी भी तरीके से हमारे पास वेल्थ का और रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के पास पूरे देश का पैसा नहीं चले जाना चाहिए और किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरे देश के रिसोर्सेज नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो देश सामाजिक नहीं बनता। तो हमें देश जब सामाजिक बनाना है तो सबका उन सारे चीजों पर सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए और वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी इक्वली होने चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, कि जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको तनख्वाह भी बराबर मिलनी चाहिए, जितना वो काम करता है उसको उतने पैसे मिले। और इस मामले में आप किसी आदमी या औरत पर भेदभाव नहीं करोगे, सो दैट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ फॉर मेन एंड विमेन। जैसा काम अगर आदमी कर रहा है, एक पोस्ट पर बैठा क्लर्क है, अगर फीमेल क्लर्क है तो उसको भी सेम तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसमें डिफरेंशिएट नहीं होगा। एंश्योर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेजर फॉर द वर्कर्स। जिस जगह पर आपके मजदूर काम करते हैं वो जगह भी बिल्कुल उनके काम करने के लायक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने किसी कमरे में ठहर कर, बदबूदार कमरे हैं, ठीक है, सैनिटेशन की फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। जो वर्कर मिल्स वगैरह में काम करते हैं उनको कुछ फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं, जैसे कि हम उन्हें वॉशरूम्स देते हैं, चेंजिंग रूम देते हैं, ठीक है, रिक्रिएशनल रूम्स उनको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अगर किसी
पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फीमेल्स ज़्यादा काम करती हैं तो उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट्स के साथ साथ क्रच फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं, तो ये सब सोशल स्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो हमें इन सब सोशल प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ही देखना होता है कि ये हमारे सोशल प्रिंसिपल हैं। आपका होमवर्क अब यहाँ से है कि आप इन सब के आर्टिकल ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि यू शुड लुक फॉर द आर्टिकल्स, ठीक है। अगर नहीं आएंगे तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं स्पून फीडिंग वाला स्टफ थोड़ा सा अवॉइड करता हूं। अब आते हैं हमारे लिबरल, ठीक है, जो हम देश में लिबरलाइजेशन लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबको सब कुछ मिले, बराबर रहे, ऐसा ना हो कि कोई किसी चीज से वंचित रह जाए, ठीक है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, ये आपका राइट टू एजुकेशन भी है, ठीक है। क्वेश्चन अब ये पूछा जा सकता है कि डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल राइट टू एजुकेशन बना 21A के तहत, तो आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है ना। तभी मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल्स इसीलिए आपके होमवर्क में छोड़ रहा हूं मैं, कि लिबरेशन में कहता है कि सबका अधिकार है शिक्षा के ऊपर, तो 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को हमें क्या देनी चाहिए, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन। सिक्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, अगेन देखो लिबरल है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स इंडस्ट्री में काम करते तो उनको कुछ कहने का हक ना हो, क्योंकि देखो ग्राउंड लेवल पर जो बंदा काम कर रहा है उसको अपनी समस्या का पता होता है। एक आदमी ऑफिस में बैठा है एसी के अंदर, उसको क्या पता है कि यार नीचे के बंदे को क्या प्रॉब्लम होगी, जब तक उसको कोई आके बताएगा नहीं या जब तक वो खुद जाके नहीं देखेगा, खुद जाने की वो जहमत करेगा नहीं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, वर्कर्स को ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कराते हैं, क्योंकि उनको मालूम है, ठीक है। जैसे आपने कोई पुरानी मूवी देखी होगी श्रीदेवी और अनिल कपूर जी की, आई थिंक लाडला मूवी का नाम है अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वहां दिखाया ना अनिल कपूर जी मैनेजमेंट में जाते हैं, वर्कर्स के साथ पार्टिसिपेशन करते हैं। तो बेसिकली ये यही चीज है कि वर्कर्स का, यूनियन का मैनेजमेंट के साथ पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, सो दैट वो अपने ग्राउंड्स, अपने पॉइंट्स आपके सामने रख सके। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो एक तरह से अंतरात्मा का सबसे बड़ा हिस्सा है कि आपने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग किया हुआ है। ऐसा ना हो कि लॉ मेकर्स और लॉ का जो संरक्षण करने वाले लोग हैं वो दोनों सेम हो जाए, ठीक है। अगर आपने कोई लॉ बनाया है, वो लॉ संविधान के अगेंस्ट जाता है, तो जुडिशरी उसको काउंटर करने के लिए होनी चाहिए। लेकिन अगर जुडिशरी बीच में चली जाएगी तो काउंटर कौन करेगा, हुज गोना हैव अ सेफगार्ड फॉर आवर राइट्स। तो इसको रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जुडिशरी को सेपरेट करते हैं एग्जीक्यूटिव से। और ये क्वेश्चन, ये आर्टिकल नंबर बहुत रिपीटेड और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द डीपीएसपी प्रोस्पेक्ट, ठीक है। वो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आज का मुद्दा है देश का। अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश का मुद्दा बनता जा रहा है, ठीक है, कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक जैसा कानून, ठीक है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैं आपसे हिजाब वाला पॉइंट डिस्कस कर रहा था, तो क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में आता है या नहीं आता है, कि हमें अगर देश को एक बहुत महान देश बनाना है तो धर्म जात पात से उठकर हमें कानून बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कानून सबके लिए एक जैसा हो जाना चाहिए, ठीक है। किसी को कोई मतलब स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉइंट, किसी भी रिस्पेक्ट में। सो बेसिकली सर्वधर्म का सम्मान करो और उसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ सेट ऑफ कानून बनने चाहिए। जैसे कि उत्तराखंड में मैनिफेस्टो में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें एक पॉइंट दिया गया है कि अगर उत्तराखंड में दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो दे विल लुक फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। वो एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे जिससे वो पूरे स्टेट के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि क्या है ये। फिर आता है ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर साइंटिफिकली। अब हमें एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जीव जंतु जानवर हमारे सोसाइटी के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, ठीक है। और व्हाइट रेवोल्यूशन किसने नहीं सुना कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज में से एक है, तो इसके ऊपर भी काम करना है। फर्दर 2 पॉइंट्स मेरे पास और हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में जो भी धरोहर के तौर पर है मेरे पास, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, इतने खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स जो बने हुए हैं उनका संरक्षण करने की भी जिम्मेदारी हमारी बनती है, ठीक है। स्टेट की भी बनती है और हमारी भी बनती है कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उसमें कोई तोड़ फोड़ ना हो, ठीक है। अगर वो टूट जाता है तो उसकी रेनोवेशन का भी प्रोसेस होना चाहिए। सेफगार्ड फॉर द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। आप लोग देखते हैं नेशनल पार्क बनते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनती है, एरियाज को सुरक्षित किया जाता है। कुछ जानवर जो मरने की कगार पर होते हैं उन्हें आप एंडेंजर्ड स्पीशीज में घोषित कर देते हो, तो ये भी है। तो देखो हम सब जब भी ये काम करते हैं तो हमारी पॉलिसीज कहीं ना कहीं यहीं से बनी हुई है ना। अगर ऐसा तो नहीं ना कि कुछ इसमें से बाहर है। मैंने आपको कहा कि अगर आप अपने स्टेट की पॉलिसीज या अपने नेशनल पॉलिसीज को क्रॉस चेक करोगे तो यू विल फाइंड इट आउट कि सब कुछ सेम है, ऐसा कुछ अलग से नहीं है, ठीक है।
चलिए जी, अब आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल, सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गांधीयन प्रिंसिपल और नॉट, ठीक है, तो वो चीज है। सबसे पहले एस्टेब्लिश पंचायत टू फंडामेंट टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ देयर सेल्फ गवर्नमेंट। भारत की सबसे छोटी जो कि सरकार का हिस्सा बनती है, ग्राउंड सबसे बेसिक डेमोक्रेटिकल स्टफ है हमारी पंचायतें। तो उसका भी सिद्धांत गांधी जी का था कि पंचायतें होनी चाहिए। तो आप देखो कि पंचायतें हैं, 1992 के अंदर 73वां संशोधन भी आपका पंचायती राज से रिलेटेड था, ठीक है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, अब वो इंडस्ट्रीज जहां पर आपका ज्यादातर हाथ का काम होता हो, जो गांव से बिलोंग करती है, रूरल एरिया से बिलोंग करती है, उन्हें कंटिन्यूसली आप प्रमोट कीजिए। आज की डेट में आप देख रहे हैं कुल्हड़ बहुत बिक रहा है, चाय वाला, है ना, बड़ी तगड़ी सेल आ गई। तो बेसिकली क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो ना, वरना प्लास्टिक के कप तो इजीली अवेलेबल है, चीपर है, लेकिन नहीं, आप अभी भी कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हो। प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, आपने देखा होगा कि बहुत सी स्टेट्स ड्राई स्टेट डिक्लेयर हो जाती हैं, जैसे बिहार है आपका, गुजरात है। तो ये भी कहां से आया, गांधी जी के प्रिंसिपल से, कि हमें ड्रग्स और इंटॉक्सिकेशन की ओपनली सेल नहीं करनी चाहिए। फॉर है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शंस, जो लोग पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, एससी हो गए, एसटी हो गए, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उन लोगों को भी शिक्षित करना का हमारा पूरा अधिकार है, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी भी है। आप लोगों ने देखा होगा कि रिजर्वेशन के पॉइंट्स में हमें मिलते हैं, ठीक है, स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं, स्कॉलरशिप दी जाती है, फीस में छूट दी जाती है। तो ये भी हमारा पॉइंट डीपीएसपी से ही उठाया गया और गांधी जी के सिद्धांत के अंतर्गत। प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ काव्स एंड मिल्क कैटल्स, बेसिकली अब जैसे हम लोग देखते हैं कि गांव के स्लॉटर्स के ऊपर बात होती है कि गांव गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कैटल्स की नहीं होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी गांधी जी ने अपना कंसेप्ट पेश किए थे, ठीक है। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल डीपीएसपी कौन कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला, ये बाद में ऐड हुए, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो लिखे गए थे वो 51 तक ही लिखे गए थे, ठीक है। उसके बाद के क्या है हमें वो देखना है। और फिर अगेन देखो स्मॉल ए से लिखा हुआ, यानी कि सेक्शन है, am I right? सेक्शंस की बात हो रही है यहां पर, तो 51A सेक्शन होगा। 51A कैपिटल होता तो आर्टिकल होता अलग से, ठीक है। तो 51A, द स्टेट विल स्ट्राइव टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के ऊपर काम करे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अंतरराष्ट्रीय तौर पर एक जो कि हमारे पीसफुल, यानी कि हम बड़े शांत स्वभाव से रहें, ज्यादा लड़ाई झगड़े मारपीट के ऊपर ना पड़े और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखें, ज्यादा पंगे नहीं लेने एक दूसरे के साथ। फिर है आर्टिकल 51B, द स्टेट विल स्ट्राइव टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन अमंग द स्टेट्स इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के साथ भी हमारा रिलेशनशिप, वही कह रहा हूं मैं, कि ठीक चलना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि अभी आप यूक्रेन वाला मुद्दा देख रहे हो, यूक्रेन वाले मुद्दे के अंदर आपकी गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही है, लेट देम फाइट, लेट देम सी कि क्या बनता है, एंड में बोल लेंगे, पहले नहीं बोलना है बीच में। फर्दर, द स्टेट विल एंडेवर टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट एंड लॉ, जिन जिन ट्रीटीज, जिन जिन एग्रीमेंट के हम लोग हिस्सा हैं, हम उसे भी क्या करेंगे, अच्छे से निभाएंगे। जैसे पेरिस समिट का हम हिस्सा है, तो हम कार्बन एमिशन के ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम किया जा सकता है, ठीक है। फर्दर, द स्टेट विल स्ट्राइव टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, इस बार के बजट में भी बोला गया था कि 4 इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हम और खोलेंगे, यानी कि जो मसले इंटरनेशनल लेवल पर है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है, बीच बचाव से, रेदर देन लड़ाई झगड़ा मारपीट हो, आर्बिट्रेशन का मेथड, यानी बीच बचाव का मेथड इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी हमारी बनी रहे, ठीक है। सो ये हमारे थे डीपीएसपीस का टॉपिक आज का। अब मैं आपको कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा एंड आप इनके आंसर्स भी देंगे। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करना। ये कहाँ का कंसेप्ट है, प्रियम्बल का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, 7th शेड्यूल है, या जुडिशियल डिसीजन है। तो मैंने जैसे अभी आपको करवाया, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आपका। फिर वो कहता है कि द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। मैंने अभी आपको बोला कि हमें डीपीएसपी में भी राइट टू एजुकेशन का कंसेप्ट मिलता है, वहीं से हमने 86वां संशोधन किया और 21A को ऐड किया। तो ये आर्टिकल नंबर आंसर इसका 45, वैसे मैंने आपको पढ़ने के लिए भी दिया था ये, लेकिन आपको मैंने यहां पे बता दिया आंसर होगा 45 आर्टिकल में लिखा गया है ये, ठीक है। मूविंग फर्दर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसमें से ऐसा कौन सा है जो स्टेट पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, नॉट किस फॉर्म में क्वेश्चन है। टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, to develop the scientific temper, to promote economic interest of the weaker societies, to separate the judiciary from the executive। अब ये होमवर्क होगा, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप होमवर्क के तौर पर अटेम्प्ट करें। तभी पढ़ोगे, तभी आर्टिकल्स रीड करोगे, याद करोगे,
फिर आप इसका आंसर ढूंढोगे कि इस नॉट की फॉर्म में आपके पास कौन सा पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से होमवर्क आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द गांधीयन आइडियोलॉजी। अभी मैंने आपको सारे बताया कि गांधी जी की आइडियोलॉजी में कौन कौन से मेजर पॉइंट थे। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क क्या गांधी जी का सिद्धांत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड गांधी जी का सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव गांधी जी का सिद्धांत है, या प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो आपको आंसर ढूंढना है और उसको ट्राई करना है। लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको एग्जैगरेट किया, थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इज लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पार्ट 4। अब इसमें से कौन से पार्ट 4 डीपीएसपी में है या नहीं है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यूनिफॉर्म सिविल कोड, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स कि छोटे परिवार होने चाहिए, एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट अ प्राइमरी लेवल कि छोटे प्राइमरी क्लासेस के अंदर आपका जो शिक्षा है वो आपकी मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लास ये आपके लास्ट के 3 क्वेश्चंस होमवर्क है, पढ़ाया है, आप इसको ध्यान दीजिए, आप अपने आर्टिकल्स याद कीजिए, डीपीएसपी को एक बार डिटेल्ड पढ़िए, आपके जो भी डाउट्स होंगे हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। So for more queries, you can join us on the Gyanam you can join us on the different social platforms like YouTube and Instagram, Telegram. And for more updates, stay connected to us. Till then, take care of yourself. God bless you all. और अच्छे से पढ़ते रहिए. Thank you so much.